हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहा तो आज न्यूट्रिशन का आखिरी क्लास होगा। बस आप लोग बीच में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो हम लोग खाना कहाँ तक पहुँचा दिया था? स्टमक तक पहुँचा दिया था, है ना? स्टमक तक खाना पहुँचा दिया था। अब वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, कुछ केमिकल्स हैं जो बहुत सारे डिफरेंट ग्लैंड से निकलते हैं और खाना को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात बताएं थोड़ा सा पीछे की तरफ से जाकर फ्लैशबैक में जाएं तो हम बताया था कि हम जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मिक्सचर होता है। डाइजेशन का जो सारा प्रोसेस होता है, तो हम जो खाना खाते हैं किस लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए। तो जो खाना लोग खा रहे होते हैं उस खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट होता है, अदर विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो जिन शक्ल में हम इन लोगों को लेते हैं ये उसी शक्ल में एब्जॉर्ब नहीं होते। एक बहुत लंबा प्रोसेस चलता है पेट में, बॉडी के अंदर हमारे, फिर उसमें जो एनर्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो जज्ब होने के लायक बनता है। वो जज्ब होने के बाद क्या होता है? हमारे सेल में एसिमिलेट होता है। तो कौन उसमें हेल्प करता है? ब्लड हमारे सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंचा देता है। ये जो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हमारा जो ब्लड है या हमारा जो वाइली है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को नहीं पहचानता। किसको पहचानता है? ग्लूकोज को पहचानता है, अमीनो एसिड्स को पहचानता है और फैटी एसिड को पहचानता है। तो पूरे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इसी काम में लग जाता है कि वो इन सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे, सादा, आसान मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर दिया जाए ताकि वो जज्ब होने के लायक बने। फुल एनर्जी तो पैदा कहाँ पर होगा? आपके बॉडी के सेल में पैदा होगा, लेकिन पहले जब्स तो होना पड़ेगा उसको। तो जब्स करने के लायक, उसको एब्जॉर्ब करने के लायक उसको बनाया जाता है। अब बताया था कि इंटेस्टाइन के अंदर कुछ उभार होता है, वो करता है कि इसको वाइली बोलते हैं। वो उन ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन वगैरह को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में शामिल करता है। ब्लड में उसको कहा जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म। फिर वहां पर जो सेल के साइटोप्लाज्म पहुंच रहा है, वहां जगह मिक्स हो रहा है, इसको बोलते हैं लोग एसिमिलेशन। तो उसके बाद फिर ऑक्सीजन आता है, तोड़ता है, वो फिर दूसरी कहानी है, ठीक है? हम लोगों का बस डाइजेस्ट करके खून को दे देना है। अब वो काम फिर किसका है? रिस्पायरेशन का। जो ऑक्सीजन जाएगा, तोड़ेगा, वो काम डाइजेशन का नहीं। डाइजेशन के बाद शुरू होता है एसिमिलेशन। ठीक है, तो हम लोग डाइजेशन नहीं पढ़ेंगे आज। तो पूरे डाइजेशन सिस्टम में कुछ केमिकल्स होते हैं जो आप उस खाने में मिक्स होते हैं और उस खाने को डाइजेस्ट करने का अगर आम भाषा बोले तो खाना को हेवी मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में तब्दील करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स हमारे बॉडी के डिफरेंट ग्लैंड से खारिज होते हैं। उन केमिकल्स को हम लोग साइंस की भाषा में बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम को उर्दू में क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम का काम क्या? एंजाइम करता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को वो तेज करता है। तो हमारा बॉडी में जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो असल में एक तरह केमिकल रिएक्शन है। उस केमिकल रिएक्शन को तेज करने के लिए या उसको चलाने के लिए कुछ केमिकल्स हमारे डिफरेंट ग्लैंड से खारिज होते हैं और वो उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और इनके खास बात ये है कि ये तो किसी ग्लैंड से निकलते हैं, थोड़ी बहुत मिकदार में निकलते हैं और खाना को डाइजेस्ट करते हैं। और इसके खास बात ये है कि ये क्या बोलते हैं, अपना काम करने के बाद मतलब ठीक है, फिर अपना नॉर्मल हो जाते हैं वो। मतलब हमारे बॉडी से खारिज नहीं होते। खारिज होने का मतलब, खारिज नहीं बोले, खारिज तो खैर होते ही है, मतलब ये अपना काम जब काम करेंगे ना तो खुद की शक्ल चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये रिएक्शन तो करवाते हैं लेकिन ये खुद को चेंज नहीं करते हैं, एक्टिव होते हैं। मतलब आप केमिकल से लगाने में हेल्प करते हैं। बंद कर दो इसको, मान लो वो थोड़ा सा गेट बंद कर दो, आवाज आ रही है, तो आएगा नहीं अब। तो उन केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं? वो तेज कर देते हैं। लेकिन इस पूरे केमिकल रिएक्शन के दौरान उनके अंदर कोई केमिकल तब्दीली नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया भी था कि आप खीरा खा लेंगे आप, तो खीरा आपके बॉडी में मुकम्मल डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो आपके खाने को हजम करने में मदद करता है। इसलिए खाने पीने के बाद सलाद, खाने पीने के साथ साथ सलाद खाने का एक रिवाज है हम लोगों के खाने में। और भारी खाना खाते हैं तो हम लोग खास सलाद खाते हैं, वो बिरयानी वगैरह हो गया। तो अभी आपको हम तीन चीज बताएंगे, तीन तरह के एंजाइम्स के बारे में बताएंगे।
कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और कुछ एंजाइम्स और क्या होते हैं जो सिर्फ फैट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, इनका नाम लिखाने के बाद एक नॉर्मल एक प्रोसेस बोल देंगे, फिर आपको सब क्लिप दिखाएंगे। 10 मिनट का या 7 मिनट का है, आपको पूरा सब समझ में आएगा खाना कैसे कहाँ जाता है, कैसे हजम होता है। डाइजेशन का काम ऐसा नहीं कि यहाँ पर हो रहा है, जैसे आप मुंह में डाला वो शुरू हो गया, दांतों से पीसना, जुबान से यहाँ मिलाना, फिर मुंह में जो सलाइवा है जो कि जबड़े के नीचे में है, कान के पास इस तरफ साइड में है, इन सारे ग्लैंड से तुम्हारा क्या निकल रहा है, केमिकल सब्सटेंस निकल रहा है। क्या नाम बताया उसका? साइलिन है, म्यूसिन है, ये सारे एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ये खाना को एक तो अच्छा शक्ल देने में मदद करते हैं। ऐसा नहीं कि मुंह में हजम हो जाते हैं, हजम तो बहुत आखिर में जाकर के होता है, लेकिन स्टार्ट वहीं से हो जाता है। तो वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर असरअंदाज होते हैं, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता भी, ज्यादा एग्जाम यही क्वेश्चन आता है जब बताने वाले अभी आपको। अमाइल उसको बोलते हैं अमाइलोलाइटिक एंजाइम, मतलब वो एंजाइम जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर असरअंदाज होंगे, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो भी आप खाएंगे तो उसके ऊपर असरअंदाज होंगे, उसको बोलते हैं अमाइलोलाइटिक एंजाइम। अमाइलोलाइटिक एंजाइम, इसका काम क्या है कि ये डायरेक्टली किसके ऊपर अटैक करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में खाते हैं हम लोग, बहुत शक्ल में हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अगर रोटी खा रहे हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल खा रहे हैं तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है, बिस्किट खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, ब्रेड खा रहे हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट है, साग सब्जी खा रहे हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। तो सब्जियों में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट सब्जी का, चावल आटा भी तो एक तरह का सब्जी ही है, वो अनाज तो बोल रहे लेकिन है तो एक तरह का सब्जी। वो आटा कहाँ, गेहूं सारे गेहूं कहाँ उग रहा, खेत में उग रहा है। तो जितना भी तरह का जो ये सब आ रहा है वो सब एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, सब में कुछ फर्क है लेकिन सब ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में ही आता है। तो हम लोग जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के ऊपर असरअंदाज हुए क्या बोलते हैं हम लोग उसको? अमाइलोलाइटिक एंजाइम। इनमें सबसे पहला हम लोग पढ़ चुके कब, जब मुंह में डाले थे, मुंह में आया था, मुंह में खाना डाला और एक केमिकल हमारे ग्लैंड के अंदर निकला, क्या नाम था उसका? टाइलिन। टाइलिन क्या लिखा है इनमें? सबसे पहले एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन, जो कि हमारे मुंह के अंदर, उसको हम क्या, सलाइवा बोलते हैं, मुंह के सलाइवा में मौजूद होता है, जिससे जैसे हम गीजा चबाते हैं ये अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे हम खाना चबाना शुरू किया ये काम हम शुरू कर दिया। ये तो फिर ये बोल रहे मतलब कि खाना मुंह में डालने से पहले भी ये एंजाइम निकलना शुरू हो जाता है। अगर खाना आया तो खाना जब मुंह पानी आता है ना, तो बोलते खाने के पानी आ रहा है, तो वहां कनेक्शन जैसे जैसे खाना आपने देखा, आपकी आंखों ने आपके ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि खाना आ गया है। और अगर मनपसंद खाना है तो मतलब मुंह में पहले से ही पानी आ गया। और जैसे आप आपने खाना डाला मुंह में तो काम अपना शुरू कर दिया। तो जैसे ही गिजा चबाई जाती है ये अपना काम शुरू करते हैं। जब हम लोग खाना चबा रहे होते हैं ना, तो वो ग्लैंड से और स्पीड से वो सलाइवा निकल रहा होता है। ये करते क्या है, ये स्टार्च को माल्टोज में, स्टार्च को, ये एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम करता क्या है, स्टार्च को, स्टार्च टू माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। अब स्टार्च क्या है सर, कि जब कच्चा सब्जी खाते हैं हम लोग, कच्चा मतलब साग सब्जी खा रहे होते हैं तो उसमें स्टार्च की मिकदार ज्यादा होती है। चावल और गेहूं में स्टार्च की मिकदार कम होती है, लेकिन सब्जी खा रहे होते हैं, साग सब्जी फल फ्रूट्स खा रहे होते हैं तो इनमें स्टार्च की मिकदार ज्यादा होती है। तो ये स्टार्च को क्या करता है, डाइजेस्ट करने माल्टोज में चेंज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टार्च आपका हजम हो गया, अभी ये सिर्फ माल्टोज में चेंज हुआ, अभी इसका आगे बहुत सारा काम होगा। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद देखिएगा हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड, मतलब स्टमक तो है ही है, स्टमक के ठीक नीचे में जहाँ स्टमक है, स्टमक के बाद शुरू होता है इंटेस्टाइन, तो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में एक ग्लैंड है, उसका नाम है पैंक्रीज। उसको उर्दू में बोलते हैं लबलबा। क्या बोलते हैं उसको? लबलबा बोलते हैं। हम अगर आपको डायग्राम में उसमें दिखाएंगे भी आपको, लेकिन अगर यहाँ दिखाना चाहें तो आप शायद देख पाए इस किताब में, अगर आपका ये बुक होगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये पेट है, इंटेस्टाइन है, बीच में ग्रीन कलर का, ग्रीन या पीले कलर का ग्लैंड है लंबा जैसा। हाँ एग्जैक्टली वही वाला वही वाला वही वाला। मेरे पास चार्ट है, उसको दिखा सकते हैं टेबल, अगर देखना चाहें आप तो उसको दिखाएंगे, दिखा दो उसमें, दिखाई देते हैं। चार्ट किधर है भाई मेरा? ये चार्ट देखो तो वो चार्ट है क्या? अच्छा चार्ट थोड़ा देखने में ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि डायग्राम है, तो घिन मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है? चार्ट है, एजुकेशन है, पढ़ाई उसमें तो ऐसा कुछ में है नहीं, लेकिन आपको देखने में तो अगर ऑकवर्ड लगे तो उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? आप काम का चीज देखिएगा, ठीक है? देखिए ये देखिए, ये वाला देख रही वाला, ये आपका स्टमक है, ये आपका स्टमक है और ये आपका इंटेस्टाइन है। इसके बीच में देखिए एक डैग यहाँ बना हुआ, देखिए यहाँ पर ये वाला बहुत बड़ा ग्लैंड होता है ये पैनक्रीज है। और ये देखिए काला रंग का, इसको लोग क्या बोलते हैं? कलेजी बोलते हैं आम भाषा में। ये सब लीवर है, इसको लोग कलेजी बोलते हैं। और यहाँ पर एक इतना बड़ा देखिए यहाँ ग्रीन कलर का एक और पार्ट है यहाँ पर थैला की तरह, इसको लोग बोलते हैं बाइल, इसको लोग बोलते हैं पीठ की थैली। कभी ये गाय कुर्बानी उर्बानी होता है तो कुर्बानी बोला था भाई देखो पीठ का थैली को ठीक से निकालना, अगर वो टूट जाता तो क्या होता है? सिर्फ इसमें मछली में ध्यान रखते थे, मछली बना रहे तो उसमें ध्यान रखते हैं हम लोग कि पीठ की थैली ठीक से निकले, अगर वो फट गया तो क्या होगा? पूरा खाना तीता हो जाएगा। तो वो उसको बोलते हैं गोल ब्लैडर। नाम क्या उसका? गोल ब्लैडर। उसमें क्या होता है? वो एक पित्त का रस, उसको बाइल बोलते हैं इंग्लिश में, वो उसमें आकर लीवर से जमा, लीवर लीवर उसको पैदा करता है, लाके जमा कहाँ रखता है? गोल ब्लैडर में। क्या रखता है उसको? तो वो जो थैला होता है इसमें ग्रीन कलर का, हर तरफ डार्क ग्रीन कलर का होता है, देखिए आप लोग उसको, तो डार्क ग्रीन कलर का होता है, थैले में जमा रहता है। वो इतना ही छोटा सा रहता है लेकिन वो बहुत खतरनाक होता है। तो वो जमा कहाँ से आगे होता है? आपका लीवर से, जिसको देखिए तो आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है। और जो ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं आपका, देखिए ये ग्लैंड आपका यहाँ पर है जो आपका सलाइवा खारिज करता है, ये एक तरफ दिखाया ना, पीछे उस तरफ भी है। और ये ग्लैंड कहाँ पे? कान के यहाँ पर या नीचे में। अगर आप खाना खाएंगे, देखिए जब खाना खाएंगे अपना चबाइए, आप भूल आइए आपको यहाँ भी हिलेगा। कभी कभी क्या होता है जब टॉन्सिल बढ़ जाता है तो ये दर्द करता है, बट टॉन्सिल में ग्लैंड जाकर टच करता है, जब लोग खाना मुंह हिला रहे होते हैं तो टॉन्सिल जब फूल जाता है तो उस ग्लैंड को प्रेशर पड़ता है, तो ये जब खाना चबा रहे होते हैं तो लगता है कान दर्द कर रहा है, तो बोलते हैं कान दर्द कर रहा है खाना चबाते हुए। खाना जो कान नहीं दर्द कर रहा होता बल्कि यही ग्लैंड चप रहा होता है टॉन्सिल की वजह से। और देखिए दो नली है, एक नली यहाँ पे सांस की नली है, ये खाने की नली है। तो इसको पूरा दिखाई नहीं किया, इसे दिखाई नहीं कि ये रिस्पायरेशन का चार्ट नहीं, चार्ट इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का चार्ट, इसलिए ये पाइप को दिखाई नहीं किया। ठीक है, अभी इसको हम वीडियो में देखेंगे, समझ में आया ये कैसे खाना यहाँ नहीं जाके यहाँ जाता है, उसको देखेंगे। तो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या चीज है? पैनक्रीज है। तो पैनक्रीज भी क्या, पैनक्रीज से भी क्या होता है? कुछ केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? एंजाइम, वो खारिज होकर वो निकलता है, शामिल किसमें होता है? आपके स्टमक के अंदर। फिर गोल ब्लैडर से एक पाइप यहाँ गया, अगर आपको दिखाई नहीं देता होगा तो फोटो ले लीजिएगा इसका। यहाँ से एक पाइप है जो आपके यहाँ पर स्टमक में, ये स्टमक है आपका पेट, स्टमक में एक पाइप है जहाँ से ये रस निकल करके कहाँ जा रहा है? आपके स्टमक के अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सब क्या है? एंजाइम है, जो एंजाइम वो खारिज कर रहा होता है। इसको भी थोड़ा उतार देते हैं अभी क्योंकि हमको लिखने जगह नहीं मिलेगा। तो समझ गए पैनक्रियास? तो थोड़ा मोड़ जरा सा, तो हम ही मोड़ दे रहे तो मुर्गी फाड़ा फाड़ा देखी तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसा तो मिलता नहीं है सब, यहाँ जाने पड़ेगा फिर कॉलेज। लोग यहाँ हाँ, अरे यहाँ पर चाय पीने के मजा आया। हाँ जी, तो अभी क्या करें हम लोग? अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अमाइलो लाइटिक एंजाइमी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें एक और कौन सा एक पार्ट है?
কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় গেল, हाँ। तो पैनक्रीज से जो जूस निकलता है, जो जूस मतलब जो एंजाइम निकलता है उसको बोलते हैं पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस, ये चीज पैनक्रीज से निकलता है, जाकर कहां पर इंटर करता है, हमारे स्टमक के अंदर करता है। और जो इंटेस्टाइन से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। काम क्या है, काम क्या है, इन दोनों में कौन एंजाइम पाया जाता है, इन दोनों में पाया जाता है अमाइलेज। अमाइलेज नामी एंजाइम पाया जाता है। इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, काम क्या, ये स्टार्च को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टार्च को ग्लाइको, हालांकि स्टार्च को यहाँ माल्टोज में चेंज किया गया, लेकिन सारा स्टार्च माल्टोज में चेंज नहीं होता है। तो कुछ अगर स्टार्च बच भी जाता है तो कौन उसको हेल्प करता है, पैनक्रेटिस और इंटेस्टाइनल जूस। यानी कि अगर आपका पैनक्रीज और इंटेस्टाइनल जूस ठीक से काम नहीं कर रहा है, या अगर ये अमाइलेज एंजाइम को खारिज नहीं कर रहा है, तो आप कहीं सब्जी खा नहीं पाएंगे, फल हजम नहीं होगा आपको। सब्जी हजम, बहुत लोग ऐसे होते हैं सब्जी हजम नहीं होता, फल हजम नहीं होता, खाएगा पेट खराब हो जाएगा उन लोगों का। सुने कभी ऐसा, बहुत लोगों को सब्जी की हजम नहीं, किसी को फल हजम नहीं होता। तो ये क्या प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनका पैनक्रेटिक जूस ठीक से निकलता नहीं, यानी कि उनके बॉडी में अमाइलेज एंजाइम पैदा नहीं होता। अरे आपको नहीं था, आपको इसका होता है ना भाई, वो टेंशन में रहता है, उन्हें खाए बनता है ना उगले बनता है, उसको कुछ नहीं उसका होता, बड़ा फंसा हुआ रहता है। हंस रहा है। और यहाँ पर करता क्या है, माल्टोज को, पीछे से आवाज आ रही है, अच्छी बात नहीं है, माल्टोज को आइसोमाल्टोज। तो देखिए इसने क्या किया, पैनक्रेटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस से निकलने वाला अमाइलेज एंजाइम ने क्या किया, माल्टोज जो कहां पर था, स्टार्च जो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, उस माल्टोज को और फर्दर वो लूज कर दिया, और फर्दर वो लूज मतलब और सॉफ्ट कर दिया। क्या बना दिया उसको, आइसोमाल्टोज बना दिया। और जो जो स्टार्च माल्टोज में चेंज ना भी हुआ होगा उसको भी यहाँ पर क्या किया गया, ग्लाइकोजिन में चेंज कर लिया गया। बोलो ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन सा एंजाइम होता है, एक एंजाइम का नाम है माल्टेज। माल्टेज करता क्या है, माल्टोज को ग्लूकोज में लैक्टेज करता क्या, लैक्टोज को भी ग्लूकोज में। ये लैक्टेज क्या चीज है, लैक्टेज वो खुराक है जो हम लोग दही से दूध से हासिल करते हैं, उनमें लैक्टोज पाया जाता है। तो उस लैक्टेज जो लैक्टोज है कौन हजम करता है, लैक्टेज नामी एंजाइम, वो भी कहाँ कन्वर्ट कर रहा है जिसको, ग्लूकोज में। तुम ध्यान से देखो, माल्टोज भी कहा जा रहा है ग्लूकोज में, लैक्टेज भी कहा गया ग्लूकोज में। अभी और देखो सक्रोज, सक्रेज सॉरी सक्रेज, सक्रेज कहाँ चेंज होता है, क्या करता है, ये सक्रोज को तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इस पे चेंज कर देता है। अब फ्रक्टोज क्या है, सक्रोज क्या दीजिए, सक्रोज एक ऐसा तरह का ग्लूकोज है जो हम ज्यादा फ्रूट से मिलता है। किसे मिलता है वो, जब मौसमी खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, सब उसमें क्या मिलेगा आपको, सक्रोज मिलेगा। तो क्या करता है, सक्रेज करता है क्या है, सक्रोज को भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है। तो कुछ एग्जांपल आपको लिखा है, सब क्या है, ये सब तरह क्या कार्बोहाइड्रेट है,
सब चेंज कहां पर हो रहा है आपका, लाइट जाकर क्या ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। नाम क्या है ऐसे एंजाइम का, अमाइलो लाइटिक एंजाइम। तो पॉज कीजिए मुझे दोस्तों, राम ले जरा से फोटो ले ले इसको। ओके, तो अभी क्या नाम लिखा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इससे पहले क्या बताया आपका, अमाइलो लाइटिक एंजाइम, जो किस पे असरअंदाज हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड पे। अब ये किस पे असरअंदाज होगा आपका, प्रोटीन वाले, इसीलिए नाम क्या है इसका, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। इसका काम शुरू कहां से देखिए होता है, इनमें सबसे पहले जो एंजाइम काम करता है कैप्सिन। कैप्सिन, कैप्सिन कहां पाया जाता है, हमारे गास्ट्रिक जूस में। गास्ट्रिक जूस मतलब हमारे पेट में जो रस है, रस मतलब बिना रस नहीं, तो उल्टी बोलते आम भाषा में, पेट में जो एसिड है और पेट में जो ग्लैंड्स है उसमें जो केमिकल्स निकल रहे हैं उसको बोलते हैं गास्ट्रिक जूस। हमारे पेट का अंदरूनी दीवार, तो पेट ये पेट नहीं जिसपे खाने का जमा हो रहा है, उस पेट के बारे में बात करें, स्टमक के बारे में बात करें, उसके अंदरूनी दीवार में बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो एक तरह का केमिकल खारिज कर, क्या बोलते हैं गास्ट्रिक जूस। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कैप्सिन। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन को ये करता क्या है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। पहले पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन को कहाँ चेंज करता है ये कैप्सिन, पॉलीपेप्टाइड। मतलब इस तरह हम लोग देखा कि ग्लूकोज को अमाइलेज में चेंज किया गया, फ्रक्टोज में चेंज किया गया। तो पहले अचानक डायरेक्ट चेंज नहीं होता, वो पहले वो एक नॉर्मल स्टेज में आता है, फिर उसको फर्दर और चेंज किया था। हम लोग क्या देखा था इसमें, इसमें पहले क्या चेंज किया था, म्यूसिन पहले क्या किया था हम लोगों का, स्टार्च को कहाँ चेंज किया था, माल्टोज में चेंज किया था ना, टैलिन नामी एंजाइम जो था। ठीक, तो वैसे क्या बोलने का मतलब यहाँ पर है कि डायरेक्ट चेंज नहीं हो रहा, मतलब आपका प्रोटीन चेंज कहाँ पर होगा, अमाइनो एसिड में और सॉरी अमाइनो एसिड में चेंज होगा, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोटीन से अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा पॉलीपेप्टाइड। तो ये मतलब काम कौन किया, गास्ट्रिक जो क्या पेट में जो ग्लैंड जो एग्जाम खारिज कर रहे हैं, नाम पैप्सिन है, पैप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर दिया। अब इस पॉलीपेप्टाइड को कौन और तोड़ेगा फर्दर, उसमें कौन हेल्प करेगा, आपका पैनक्रेटिक जूस आपका हेल्प करेगा। कौन हेल्प करेगा फिर आपका, पैनक्रेटिक। तो डायग्राम भी आपको हम दिखाया, पैनक्रेटिक जूस क्या करेगा कि इसे फर्दर एक रोल प्ले करेगा, क्या करेगा वो, इस पॉलीपेप्टाइड को चेंज कहां कर देगा, अमाइनो एसिड में। उस पर कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे पाया जाने वाला ट्रिप्सिन हार्मोन, ट्रिप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन और एरेप्सिन। ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं मिलकर, ये तीनों एंजाइम एक साथ मिलकर क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड को, ये वाला पॉलीपेप्टाइड को चेंज कर दिया, किस पे कर दिया उन्होंने, अमाइनो एसिड। मतलब जो भी प्रोटीन आप खाएंगे वो पहले चेंज कहां पर होगा, पॉलीपेप्टाइड में। कौन चेंज करेगा उसको, कैप्सिन। कहां पाया जाता है कैप्सिन, गास्ट्रिक जूस में, मतलब कि हमारे स्टमक में पाया जाता है। फिर उसी पैनक्रीज से जूस निकल रहा है, वो भी कहाँ आ रहा आपके स्टमक के अंदर ही आ रहा है। उसका काम क्या होता है, वो करता है पॉलीपेप्टाइड को अमाइनो एसिड में चेंज कर देता है। तो ये पैनक्रेटिक जूस है, वो किस तरह के तीन एंजाइम को लेकर के आता है, ट्राइप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन और एरेप्सिन। तो ये एंजाइम का नाम क्या आपका, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये सब मिलकर करते क्या है, आपको प्रोटीन को चेंज कर देंगे अमाइनो एसिड्स। याद रहे कौन चार जो मेन एंजाइम है, ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन, चाइमोट्रिप्सिन और एरेप्सिन। चारों एंजाइम में काम किया था कि प्रोटीन को पहले पॉलीपेप्टाइड और फिर लास्ट में उसको अमीनो एसिड में चेंज कर देना। ठीक, अब बचा पॉइंट और, चर्बी को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, उसको बोलते हैं लाइपोलाइटिक एंजाइम। बस ये बोल के फिर एक पूरा प्रोसेस बोलेंगे, हो गया जी, नहीं हुआ, मिटा दे इसको। आइए, लाइपोलाइटिक एंजाइम,
ये किस पे असरअंदाज होता है आपका? फैट में, फैट्स के ऊपर और ऑयल्स के ऊपर भी, जो तेल खाते हैं हम लोग उसके ऊपर भी। तो लाइपोलाइटिक एंजाइम करते हैं क्या? फैट्स को और ऑयल को, क्योंकि ऑयल भी एक तरह का चर्बी ही होता है और चर्बी एक तरह का ऑयल ही होता है, तो उसको हजम करने में मदद करता है। इसमें कौन एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है? नाम उसका लाइपेज। लाइपेज नामी एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। उसके अलावा लाइपेज के अलावा उसमें एक और है गास्ट्रिक लाइपेज, और पैनक्रियास से निकलने वाला लाइपेज को बोलते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, ये लोग का काम क्या है? फैट्स को और ऑयल को कहां पर चेंज करना? बोलो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यहाँ पर होता क्या है? ये फैट्स को, फैट्स है ऑयल्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात देखो, जो चर्बी को हल करने वाला एंजाइम है सबके आखिर में क्या है? ASE है। देखो, लाइपेज, गास्ट्रिक लाइपेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज। और जो प्रोटीन को हजम करने वाला उसमें सबके लास्ट में क्या था? IN था। नोटिस कीजिएगा आप उसको, अगले कॉपी में नोट कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका फैट ऑयल कहाँ चेंज हुई है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो बस आपको ये दिखाने, ये बताना मकसद ये था कि कौन सा एंजाइम इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज करा, लेकिन आखिर में चेंज कहाँ हो रहा? वही ग्लूकोज में, अमाइनो एसिड्स में और फैटी ग्लिसरॉल में चेंज होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग बस एक सही तौर पर एक पूरा पूरा होल प्रोसेस को हम लोग एक साथ मिला करके मिक्स करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ मिलाकर मिक्स करके पढ़ लेंगे तो हम लोग का झमेला ये खत्म हो जाएगा। मैकेनिकल, थोड़ा सा पॉज करा हुआ इसका, कौन सा पेज में है ये? तो अब आइए जितना लोग उस दिन पढ़ा और आज पर सबको जोड़ते हैं हम लोग। पहला काम क्या हुआ? खाना को हम लोग मुंह में डाला। जैसे ही मुंह में डाला वहीं से हम लोगों का डाइजेशन शुरू हुआ। पहला काम कौन किया? दांत, उसको बारीक बारीक पीसा। क्योंकि लंबा रास्ता उसको बोलो तय करना है, तो बारीक बारीक उसको पीसा गया। उसके साथ क्या, हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स है। कान के पास 2 ग्लैंड्स है, जबड़े के नीचे एक ग्लैंड्स है। ये सारे ग्लैंड से क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, वो खाने में मिक्स होता है। उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। इसके एग्जाम में हम क्या देखा था लोग? म्यूसिन नामी के एंजाइम था और टैलिन नामी के एंजाइम था, जो कि एक डाइजेस्टिव प्रोसेस को वही शुरू कर देते हैं। और खाना क्या करते हैं? वो एक लई की शक्ल में, लई मतलब एकदम सॉफ्ट, उसको अब निकाल के हाथ में लेते नहीं हम लोग, उसको निकल लेता है, एकदम लिपलिपा और लस वाला कर देता है, ताकि खाना जब अंदर में जाए तो उसको नली मूव करना, कहीं फंसे और अटके ना। तो खाना फिर वहां से कहाँ जाता है? हमारे ओसियोफेगस में। पहले आता हलक के पास, और बताया था हलक के पास 2 सुराख है। हलक में 2 सुराख, एक सांस की नली और एक खाने की नली है। तो वो खाना, दोनों नली एक ही जगह, आमने सामने की जगह है, लेकिन एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है हमारे बॉडी में कि खाना कभी भी सांस की नली में नहीं जाता। अगर अपनी गलती से गया तो गया, लेकिन ऐसे जाता नहीं है। होता क्या है कि जो ग्लोटिस बीच में लटक रहा है, एपिग्लोटिस हलक के बीच में, जैसे ही खाना निकल रहे होते हैं हम ना, तो वो क्या करता है? उस सुराख को बंद कर देगा, खाना को जाने नहीं देगा सांस की नली में। खाना चला जाएगा कहाँ पर? आपके खाने की नली में। वहां से वो कहाँ उतरता है? आपका स्टमक में उतरेगा। स्टमक में क्या चीज है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें गैस्ट्रिक जूस है, जो एंजाइम के बारे में स्पष्ट कर लो, बोर्ड में नाम लिख चुके हैं। वो खाना वहां पर डाइस होता है। वहां पर और कौन कौन आ रहा? पैनक्रीज से क्या आ रहा? एक केमिकल आ रहा, ठीक है, और आपका लीवर से आ रहा है कुछ केमिकल्स, और इंटेस्टाइन में केमिकल्स है ही है। तो स्टमक में खाना तो एसिड में रहता है कुछ देर तक, एसिड में रहा खाना को और नरम किया जाएगा। एसिड का काम क्या होता है? किसी हार्ड चीज को नरम करना। तो एसिड करता है क्या? किसी हार्ड चीज को और नरम करता है। अब उसके बाद एक लंबा प्रोसेस शुरू होता है नली का। नली मतलब इंटेस्टाइन का। तो हम लोग का जो शुरू स्टमक से जो पहला जो शुरू होता है इंटेस्टाइन, उसका उसका लंबाई कितना बताया था? करीब करीब 7 मीटर है। करीब करीब वो 7 मीटर है। और वो जो 7 मीटर है उसको 3 हिस्से में बांटा गया। 3 हिस्से में
बांटा गया। जो पहला जो नली एकदम ठीक जो शुरू हो रहा है कहाँ से, स्टमक के बाद जो पहला पाइप शुरू हो रहा है, पाइप तो बहुत लंबा है ना, वो 7 मीटर का है, वो पेच खा करके अंदर में रखा हुआ है समेट करके, लेकिन लंबाई के आपको 3 हिस्से में बांटा गया। जो ठीक स्टमक के बाद शुरू हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं उसको? ड्यूडेनम बोलते हैं। और उसके बाद बीच वाले को बोलते हैं जीजेनम बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, एक इलियम होता है। अब इसको आपको हम डायग्राम में दिखा सकते हैं इसको, फिर हम वहां पे दिखा देंगे आपको। या अल्लाह, देखिए ये स्टमक है, ये जो देख रहे, ये वाले से देख रहे हैं, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देख रहे वाले कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो ठीक आपके स्टमक के बाद शुरू हुआ, स्टमक जहां खत्म हुआ, आज से पाइप शुरू हुआ, नली शुरू हुआ, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यूडेनम। और बीच वाले से वो क्या बोलते हैं हम लोग? जीजुनम बोलते हैं। और आखिरी से वो क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। और ठीक इलियम के बाद शुरू क्या होता है, इलियम के बाद शुरू होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ पर देखिए इंटेस्टाइन के बगल में देखिए, आपको दिखाई दे रहा है इतना सारा लंबा सा ग्लैंड ये वाला, इसी का नाम अपेंडिक्स है। इसी को बोलते हैं वर्विंग, पूरा नाम इसका है वर्विंग और अपेंडिक्स। आपके देखें खड़े हमने से राइट साइड में मेरे होगा ये अपेंडिक्स क्या है, ये हमारे बॉडी में कुछ काम का नहीं है। हमारे बॉडी के लिए कैसा ऑर्गन बताया, बेकार ऑर्गन है, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। हमारे बॉडी में ये ग्लैंड और काम नहीं कर रहा है, लेकिन किस पे भी काम कर रहा है, ये बकरियों में, गाय में ग्लैंड भी काम कर रहा है। क्योंकि ये जो एंजाइम खारिज करता है वो सेलुलोज वाला खाना को, जिसमें जो कच्चा सब्जी खाते हैं उसको हजम करने में मदद करता है। लेकिन हमारे आबा अजदाद लाखों सालों से क्या कर रहे हैं, हम लोग सब्जी कच्चा नहीं खा रहे, सब्जी को पका कर खा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, इसका इस्तेमाल खत्म हो गया और ये आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर काम करना बंद कर दिया। इसीलिए अगर हम सोचेंगे अभी हम सभी घास फूस खा ले, गाय बकरी घास फूस खाता, हम भी घास चर ले, मैदान में पत्ता खा ले कच्चा चरते हुए, तो फिर हम लोगों को हजम नहीं होगा, हमारा पेट क्या होगा, खराब होगा। क्योंकि हमारे पेट में जाएगा, कहीं पर मेरे फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि हमारे जो एंजाइम है म्यूसिन टाइलिन, इसको वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा। स्टमक में आएगा, वहां भी आएगा, वो वैसी रखा रहेगा। और कहीं अगर पाइप जाम हो गया तो फिर हो गया, फिर तो बांस लेकर डालना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, उसका चम्मच लेकर काट के निकालना पड़ेगा। हाजी, तो पका के हम लोग खाते हैं तो वो थोड़ा सा क्या, उसका सेलुलोज मर जाता है, तो वो हमारे खाने के लायक बन पाता है। बोले बात समझ में आ रही है? उसके बाद शुरू कौन हुआ आपका, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई कितनी, करीब 1.5 मीटर होती है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पर भी खाना डाइजेस्ट होता है, लेकिन यहाँ इस हिस्से में सबसे बड़ा जो मेन काम होता है वो खाने से पानी को एब्जॉर्ब करना। एक बात और समझ ले, जो हम लोग खाना खा रहे होते हैं ना, उस खाने में एनर्जी छिपी हुई है, लेकिन उस खाने में जो एनर्जी छिपी हुई है, हमारा पेट का इतना बड़ा मशीन जो है, सिस्टम चल रहा है, ये भी उस पूरे खाने में से एनर्जी निकालने में मतलब ताकतवर नहीं है, मतलब उतना वो एबल नहीं है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी हम लोग का वेस्ट हो जाता है। जितना पेट है, जितना हम लोग का डाइजेस्ट एनर्जी को निकाल पाता है, लेकिन बहुत सारा एनर्जी निकाल भी नहीं पाता। बात समझ में आ रही है? तो इस हिस्से पे ज्यादा काम क्या होता है, खाने में जो पानी होता है, जितना पानी हो सके उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाए, जितना पानी हो सके एब्जॉर्ब कर लिया जाए। उससे क्या होगा कि बॉडी में पानी का जो वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब लूज मोशन हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी का पानी आपका बाहर चला जा रहा है। जब बॉडी का पानी बाहर चल जाएगा तो आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी। तो ये जो ब्लाइंड इंटेस्टाइन करता है तो उस चीज को मेंटेन रखने की वो कोशिश करता है, वो चाहता है कि मैक्सिमम पानी एब्जॉर्ब हो जाए, ये बाहर ना जाए, बॉडी से बाहर ना जाए। उसमें आपका लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कभी बट वगैरह साफ किया, चूसा वगैरह? अरे कैसे गिनाने के बाद क्या, डॉक्टर बने तो करना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएगा तो करना पड़ेगा ना, पेशेंट का इलाज भी करना पड़ेगा। कहता पेट फाड़ के उसका किडनी साफ करिए, सब साफ करना पड़ेगा। तो अपेंडिक्स साफ बनाना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा तुमको ना। नहीं समझ रहा? अगर लैब में पैथोलॉजी का तो कुछ काम करेगा तो आदमी का थूक भी टेस्ट करना पड़ेगा, यूरिन भी टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब तुमको प्रॉब्लम होगा तो तुमको करवाने पड़ेगा। डब्बा देखो समझ में आएगा, डब्बा जब देगा तो हंस रही है। अरे पढ़ाइए ना भाई, ये अगर कोई करेगा नहीं करेगा, अवका से छोटा बड़ा आदमी लोग कर रहा है, सब बड़ा बड़ा कोर्स किया हुआ आदमी लोग। बाकायदा आपका थूक, आपका यूरिन लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के अंडर में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है कि क्या केमिकल शामिल उसमें है।
तब ना आप गिला फिर रिपोर्ट बनता है कि इसका यूरिन में इतना ये स्टूल में इतना ये, थूक में ये मिला हुआ, ये मिला हुआ। अगर मान लो किसी को टीबी का बीमारी है तो कैसे इसका पता चलता है? थूक का टेस्ट करता है कितना परसेंटेज बीमारी है, तब उसे दवा दिया जाता है ना। तो आप गिनाइएगा तो क्या चलेगा। खैर आप गिनाइए, मेरा क्या जा रहा है। बात समझ आ रही है? बोले क्लियर है यहां तक? सुनिए तो पढ़ देते, रीड कर देते उसके बारे में। हम जानते हैं कि निजाम हाजमा का अमल दरअसल गिजा को नन्हे नन्हे अज्जा में तोड़ने का नाम है ताकि इन्हें जब्त करके खून में शामिल किया जा सके, जिसमें यह अमल दो तरह से अंजाम पाता है। पहला क्या बोल रहा है? मैकेनिकल डाइजेशन, जो हम बताए एक बार सोचिए, खुलासा इसमें। इस अमल में कुछ मैकेनिकी तरीका इस्तेमाल कर गिजा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इंसान में यह अमल दांतों के जरिए अंजाम पाता है। जैसे ही गिजा मुंह में आती है हम उसे दांतों से अच्छी तरह चबाते हैं, पीसते हैं। इस दौरान हमारा सलाइवा गिजा में शामिल होकर गीला और चिकना बना देता है। इससे महीन लई समझते, जो कपड़ा चिपका है गोंद वगैरह चिपकाने के लिए होता है, लई जैसी शक्ल का छोटा सा गोला बना लेते हैं। उस छोटे गोला को बोलते हैं बोलस, BOLUS, बोलस कहते हैं, जो आसानी से निगल लिया जाता है। अगले मरहले में ये आता हलक में, हलक के बाद मैदा में, मैदा के बाद छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, और ये पिसने का अमल जारी रहता है। अच्छा, आपने एग्जाम्पल दिया है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे मुर्गी हुई, चिड़िया हुई, इन लोगों में ना खाने को पीसने का ना एक अलग सिस्टम है, उसको बोलते हैं गिजार्ड। लिख देते हैं गिजार्ड। आप लोग कभी मुर्गी वगैरह बनाए हैं? मुर्गी वगैरह जब घर में देसी मुर्गी वगैरह हम लोग जब जबा करते हैं तो मुर्गी साफ करते हैं, जहां से मुर्गी का बॉडी निकलता है लोग उसको साफ करते हैं, है ना, चमड़ा छील लेते हैं, उसको भी खाया जाता है। पॉटी को नहीं अरे उससे चमड़ा छीला जाता है उसमें, तो जब साफ कीजिएगा देखिएगा अपना, हम कभी किया नहीं है, करते हुए देखा है तो हाँ, तो साफ कीजिएगा ना, देखिएगा जहाँ पर उसका वो स्टोर रहता है, मतलब उसका स्टूल का, तो आप कंकड़ पत्थर आपको दिखाई देगा, तो लगेगा कि कंकड़ पत्थर है, आपको लगेगा ना मुर्गी कंकड़ पत्थर खा के पेट अपना खराब कर ली है। तो मुर्गी जो है या कौवा कबूतर जो होता है वो कंकड़ पत्थर जानबूझकर खाता है, जानबूझकर कुछ कंकड़ पत्थर खाना पड़ता है। किससे खाना पड़ता है? अब ये कभी कभी क्या हो रहा है कि मुर्गी कौवा कबूतर लोग ना ये खाना गिरा हुआ नहीं, वो जमीन से कुछ चुग रहा होता है, वो क्या, वो छोटा पत्थर चुन रहा होता है। वो करता क्या है, वो मान लो उसका जहाँ पर या खाना पिसाई होता है उसका, जहाँ से उसका मतलब स्टूल निकलेगा, क्या करता है वो ऐसा मसल से ना दो तरफ जमा कर लेगा पत्थर को और मसल्स को रगड़ेगा। वो पत्थर के बिना पर क्या होता है, जो दाना चुगती है वो पिस कर क्या होता है, महीन होता है। इसको गिजार्ड बोलते हैं उस प्रोसेस को। इसीलिए मुर्गी कौवा कबूतर इन तरह के जानवरों में ये पाया जाता है। वही देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देखो, बाज जानवरों जैसे परिंदे, केकड़े, केचुआ, घड़ियाल, घोंगे और कुछ मछलियों की गिजाई नली में एक मोटी दीवार होती है जिसे गिजार्ड कहते हैं या स्टिक मिल कहते हैं। खाने के बाद गिजा इस थैली में आती है और ताकतवर अजलात की मदद से गिजा को खूब दबा कर अच्छी तरह पीस कर बारीक कर दिया जाता है। परिंदे अक्सर नन्हे नन्हे पत्थर को छूकर अपने गिजार्ड में रख लेते हैं। ये पत्थर गिजा को पीसने में काम आते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो गया इधर, अब आपको हम थोड़ा सा रोक करके बाकी वाली स्टेज बता दिया आपको कैसे कैसे क्या हो रहा है। अब आपको हम थोड़ा सा एक एनिमेशन वीडियो दिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि खाना कहाँ और कैसे जा रहा है। ठीक है, थोड़ा पॉज कीजिए। अच्छा, एक और चीज छूट गया है इंफॉर्मेशन जरा सा, कि जो भी हम आप खाना खाते हैं, जो हमारा खाना खा रहे होते हैं, ये खाना हमारे पेट में कितना घंटा रहता है? तो बता दिया ये बात, 36 घंटा रहता है। मुकम्मल तौर पर खाली होता है, ऐसा नहीं कि मतलब 36 ही घंटा रहेगा, मतलब जो खाना आप खाए ये कंप्लीट आपके पेट से खाली कब होगा? आपको 36 घंटा के बाद खारिज होगा। उसके अलावा एक केमिकल हमारे बॉडी में पाया जाता है, उसका नाम है एसिटाइलकोलिन। तो जो खाना हमारे बॉडी में 36 घंटे रहता है ना, उसके दौरान का खाना बॉडी में
36 घंटा है और बॉडी में कितना बैक्टीरिया उसके बाद असरअंदाज हो रहा है, तो उससे खाना में क्या होता है, एक बू समझ बदबू पैदा हो जाती है। और 36 घंटा रहने के बाद, और खाने में खास बात कि आप कुछ भी तरह का खाना खाएंगे, आप किसी भी तरह का खाना खाएं, किसी भी तरह का खाना खाएं, लेकिन जो इसका एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होता है, जो अखराजी मादा होता है, वो एक खास कलर का होता है। तो वो होता है, वो किसकी बिना पर होता है, वो ईस्टर कोवलिन की मदद से होता है। ये केमिकल कहाँ से निकलता है आपका, वही बाइल से, पीत का रस से निकलता है। जो लीवर से आके जमा यहाँ पर हो रहा है, जो कलर शामिल हो रहा है, ये उस चीज को येलोइश कलर देता है। बात समझ में आ रही है? तो ना क्या नाम है इस केमिकल का, ईस्टर कोवलिन। ठीक है, तो आइए उसको थोड़ा देख ले, फिर दो चार छोटा टॉपिक है थोड़ा खत्म करते हैं। और उसको बाबू जरा उसको तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, और उसको दिखाने का मकसद है कि आपको समझ में आए खाना कैसे कैसे कहाँ जा रहा है। कुछ चीज़ तो आप पेट में घुस से दिखा तो नहीं सकते हैं, तो आपको एक सिस्टम समझ में आए कैसे हमारा बॉडी काम कर रहा होता है। तो डाइजेशन का काम खत्म। डाइजेशन का मतलब उसमें इजेशन भी होती है। अब ये बात करते हैं हम लोग, एक टर्म इसमें आपका जो चार तीन छोटा टर्म है। एक है मेटाबॉलिज्म। देखिए डाइजेशन के बाद क्या हुआ, डाइजेशन जब हुआ उसके बाद क्या हुआ, वायल्यूज को एब्जॉर्ब किया, उसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन। फिर वो ब्लड में शामिल होकर कहाँ कि आपके सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच, इसका नाम था एसिमिलेशन। अब उसमें तुरंत एनर्जी निकाले है कौन, ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प लेकर के। वो काम किसका, रिस्पायरेशन। वो साइंस का अलग चैप्टर जो पहले में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहां पहुंचा दे, मेरा काम था वहां तक फूड को पहुंचा देना, मेरा काम नहीं था, मतलब डाइजेशन सिस्टम का काम था। एसिमिलेशन हो गया, और इसमें एक टर्म है इजेशन। इजेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो बेकार चीज है अब बॉडी से बाहर जाने का टाइम आ गया, तो बॉडी उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बोलते हैं इजेशन। ठीक, अब आइए बात करते हैं हम लोग, दो एक टर्म है, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, जल्दी खत्म हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, हम जानदारों के बॉडी में हर वक्त, अभी आप बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और हम लोग जो जिंदा हम लोग हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस हमेशा चल रहे हैं, कभी ये रुकेंगे नहीं। कोई एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं रुकेगा। इवन इसे रुकना तो बहुत दूर की बात है, अगर स्लो भी हो जाएगा ना तो आपके लिए प्रॉब्लम है। जो रिस्पायरेशन है वो एक मेटाबॉलिज्म है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये भी एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो ऐसे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन और आगे पढ़ेंगे। किसी भी रिएक्शन में अगर थोड़ी सी खराबी आएगी, बन तो बहुत दूर की बात है, थोड़ी सी खराबी भी आएगी तो आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा बॉडी का। तो जितने बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शन को मजमूई तौर पर कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। उर्दू में बोलते हैं उसको अमले इस्ताला। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसका दो कैटेगरी में इसको बांटा गया। इसका एक का नाम है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और दो नंबर कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म मतलब क्या है, ये ऐसा केमिकल रिएक्शन बॉडी में है जिसके बिना पर क्या होता है कि आपके बॉडी के ड्राई वेट में इजाफा होता है। तो हम लोग सबों के बॉडी के ड्राई वेट में कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा है, आप लोगों को इजाफा हो ही रहा है। आप आज से 5 साल पहले जितना वेट करते आपका वेट ही बढ़ रहा है ना। वैसे जितना खाना खा रहे उतना और तो वेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके बिना में आपका मसल्स बन रहा है, आपकी हड्डियां बढ़ रही है, आपका ग्रोथ हो रहा है, तो वजन बढ़ रहा है आपका ना, ताकि बॉडी में ड्राई वेट में इजाफा हो रहा है। तो जब इस तरह का कुछ काम हो रहा होता है, बॉडी के ड्राई वेट में जब इजाफा हो रहा होता है, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म बोलते हैं। इसकी एक और मिसाल है हम लोगों का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या देखा, रूल देखिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट फूड बन रहा था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, मिट्टी से पानी लिया गया, CO2 गैस लिया गया, फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब किया गया, पानी की मदद से एक फूड बना। तो बहुत सारी चीजें मिलकर कुछ बन रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पौधे के ड्राई वेट में इजाफा हो रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग एनाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन तुम देखो हमारे बॉडी में जो रिस्पायरेशन होता है वो क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन हुआ था ग्लूकोज का और फैटी एसिड का, वो भी ब्रेक हो रहा है ना, वो ब्रेक हो रहा है, टूट रहा था, उसको हम उसकी एनर्जी में खर्च कर रहे हैं, तो बॉडी कम हो रहा है ना। अब ऐसा नहीं खाना खा ली तो यार 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, भूख तो फिर लगती है, भूख फिर लगने का मतलब क्या हो रहा है, जो आप खाए थे वो खत्म हो गया, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गया, बॉडी के मसल्स बन गए, लेकिन मैक्सिमम से क्या हो, काम करने में एनर्जी की शक्ल में वो खर्च हो गया, फिर भूख लग जाती है।
बात समझ में आई? इसका मतलब क्या होगा, जो रेस्पिरेशन है ये कैसा रिएक्शन है, एक तरह का कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है। ये आपके बॉडी के ड्राई वेट में कमी लाता है। अगर आप भी देखिए, अगर आप ज्यादा मेहनत करें, कुछ दिन तक ज्यादा काम करें, खाना पीना ठीक से ना खाएं, तो आपकी सेहत खराब हो जाती है। तो बोलते हैं भाई खा दुबला पतला का हो गया, दुबला का होने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा हुआ, एनाबॉलिक कम हुआ। और हम लोग उसको रमजान के महीने में अच्छा महसूस कर सकते हैं। रमजान के महीने में अच्छे खासे लोग थोड़ा सा दुबला पतला हो जाते हैं। उसकी बहुत सारी वजह है। इसमें एक वजह ये भी है कि वहां पर हम लोग का खाना हम लोग कम खाते हैं, और तो कैटाबॉलिक चल रहा होता है, एनाबॉलिक का रिएक्शन कम होता है। लेकिन रमजान में जो मोटा और इसका मतलब वो खा रहा है बहुत, खास करके शहरी भी खा रहा और तार बाद भी खा रहा और तरावी तक खा रहा, क्या नहीं खा रहा। तो रमजान इसलिए नहीं, रमजान होता है कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए। कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मौका मिलेगा। क्या आपका बॉडी फिजिकल फायदा कभी मौका मिलेगा, याद दिलाइएगा। अभी उस पर नहीं जा रहे हैं हम। तो दो तरह के केमिकल रिएक्शन है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। तो एक हेल्दी इंसान के लिए एक बॉडी में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म बैलेंस में चलना चाहिए, या बराबर चलना चाहिए। ये हम लोग बोलते हैं ना ओवरवेट या अंडरवेट, ज्यादा वजन हो गया, मोटा हो गया या पतला हो गया। इसका बहुत एक वजह क्या है, आपका ये एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का बराबर ना चलना। एक होता है खानदान में सब मोटा है तो फिर मोटा ही रहेगा, वो कुछ नहीं कर सकता आदमी उसका। तो जेनेटिकली मोटा है, घर में अब बाप जरा सा बट्टा कट्टा गोल मटोले, तो बाप बच्चे भी गोल मटोले होगा, ठीक है। और अगर घर में बाप माँ जैसे सब पतला दुबला है एकदम लुक्का, तो बाप बच्चा भी लुक्का ही होगा। जितना तू खिला दो उसको, तो कुछ भी खिला दो पतला ही रहेगा। लेकिन एक होता है कि नहीं, घर में सब पीता है लेकिन भैंसा हो गया, भैंसा हो गई है, भैंसी हो गई है, तो वो किस बिना पर होता है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन के बैलेंस पे ना चलने की वजह से होता है। अभी आप लोगों का जो मामला है कि आप लोगों का भी ठीक बैलेंस में चल रहा है, ज्यादातर लोगों का, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए एक बैलेंस डाइट का टर्म लिखा हुआ है। बैलेंस डाइट का एक टर्म लिखा हुआ है। बैलेंस डाइट का मतलब एक इंसान को डेली क्या चीज कितना कितना खाना चाहिए। सुन लीजिए, काम आएगा आपके लिए। पहले बात करते हैं बैलेंस डाइट। बोल रहा है वो खुराक जिससे गिजा के 6 अज़ा यानी 6 कंपोनेंट्स, 6 में कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, और वाटर भी तो है, पानी भी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो हमारा बैलेंस डाइट का 6 हिस्सा मालूम लोग को होगा। क्या क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है और पानी है, ठीक है। तो ये सही चीज एक मुनासिब मिकदार में बहुत जरूरी है। मुनासिब मिकदार में, सही मिकदार में बॉडी में जाना जरूरी है कि बॉडी कितना कार्बोहाइड्रेट का दरकार है, कितना प्रोटीन का, कितना फैट का, कितना मिनरल्स का, कितना विटामिन का, कितना पानी का। अगर यदि खाली पानी पी रहे हैं, खूब पानी पी रहे, कहा पानी पीना अच्छी बात है, खा कुछ नहीं रहे तो पेट खराब, तबियत खराब हो जाएगा। क्योंकि बैलेंस डाइट में पानी नहीं है, सब शामिल है। या किसी का मन मार नहीं विटामिन खाली विटामिन खाएंगे, कल ही विटामिन खा रहा है, कल ही विटामिन खा रहा है, तो भी उसकी सेहत क्या होगा, खराब हो जाएगा। बोले ऐसे हम फ्रूट्स ही खाएंगे, जो भी हो जाए उसका सेहत भी खराब होगा। आपको फूड कैसे खाना है, बैलेंस करके खाना है, उससे आपका सेहत ठीक रहेगा। जो खाना सेहत ठीक रहेगा मतलब क्या हो रहा है ना, कि जो आप बदन में डाल रहे हैं, जो आप बॉडी में इंटर कर रहे हैं, यही आपको बनाएगा। आपके बॉडी में जो भी कुछ होगा इस खुराक के जरिए ही होगा। बॉडी में जैसा आप देंगे आपके बॉडी में वैसा दिखेगा। अगर आप अनाप शनाप खा रहे हैं तो आपको फिर बीमारी की शक्ल में वो दिखेगी, बीमारी की शक्ल में। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, बोल रहा है एक बार्ली का तंदुरुस्त आदमी जिसका वजन 60 से 70 किलो के आसपास हो, यानी कि हम लोग 70 किलो के आसपास, 70 किलो एग्जैक्ट है बहुत दिन से, तो 70 किलो के अगर आसपास है तो उसको बोला जाता है वो हेल्दी आदमी है। उसको कम से कम एक दिन में रोजाना 250 से 3000 किलो कैलोरी, कितना 2500, सॉरी 2500 से 3000 किलो कैलोरी। मतलब एक तंदुरुस्त आदमी को जिसका वजन 60-70 के आसपास है, उसको एक दिन में 2500 से 3000 किलो कैलोरी उसको एनर्जी चाहिए। खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए। हमको चाहिए क्या, हमको खाने चाहिए, क्या चाहिए हमको, एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमको। अब एनर्जी कहाँ से लेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है और बताया गया है कि आपको कितना कितना एक दिन में खाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको
चावल गेहूं वगैरह अनाज की शक्ल में जो होता है, जो बैलेंस डाइट का हिस्सा है, वो कम से कम आपको 500 से 400 ग्राम खाना चाहिए। ये हम लोग खा भी लेते हैं। अगर रोटी या चावल वजन करें हम लोग सुबह का और रात का और दिन का चावल का वजन करें हम लोग, तो आधा किलो तो बनता ही होगा या नहीं बनता होगा? एक आदमी खाता नहीं होगा उसको। एक दिन में 3 रोटी खाते होगे तुम लोग, सुबह का टाइम या फिर रात के टाइम को 3 रोटी खा रहा है, चावल तो 1 प्लेट खाता ही होगा, तो आलू आलू खाता होगा, तो सब मिलाकर क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग आधा किलो एक दिन में खा लेते होंगे। उसके बाद चीनी, शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान को एक दिन में 50 ग्राम से ज्यादा शुगर नहीं खाना, किसी भी, चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे वो चाय हो, जितने भी जगह जिसका चीनी आप खा रहे हैं, वो 50 ग्राम से ज्यादा, चाय में चीनी डालते हैं ना जी, रसगुल्ले में चीनी होता है ना, तो चीनी किसी भी शक्ल में आप खाएं, वो 50 ग्राम में ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग कितना खा लेते हैं बोलते हो? उससे बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा खा लेते हैं हम लोग, फिर खा के हम लोगों का पेट निकल जाता है। आप लोग क्या करता है, बड़े लोगों का निकलता है। तो चीनी और ये चीनी या गुड़, अच्छा चीनी गुड़ में अच्छा चीज कौन है? गुड़। गुड़ ज्यादा अच्छा चीज है। चीनी में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। बहरहाल तो आपको 50 ग्राम ज्यादा नहीं खाना है वो। उसके अलावा साग सब्जी, अब ऐसा नहीं कि साग सब्जी तो खूब उड़ा रहे हैं, दुबला पतला डाइट में चले गए, पहले आधा किलो साग खा रहे हैं बकरी लोग का तरह, ऐसा भी नहीं। आपको साग सब्जी 150 ग्राम ज्यादा नहीं खाना एक दिन में, ठीक। और मछली गोश्त कितना? 100 ग्राम से 100 ग्राम के आसपास, 100 ग्राम इतना होता है गोश्त, 2 बोटी बहुत है, 6 बोटी। इसके अलावा दाल, दाल आप मुझे अच्छी खासी मिकदार में, दाल में बहुत प्रोटीन होता है। खुराक में दाल से ज्यादा प्रोटीन किसी में नहीं है, और दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल के पानी में है, और चावल में सबसे ज्यादा प्रोटीन चावल के पानी में है, जिसको हम लोग कहते हैं माड़। कभी सुनिए पेट खराब होता है तो हमने क्या बोलते हैं, माड़ ले, माड़ में लेमू गार गार पी ले माड़ को, पेट ठीक हो जाएगा। माड़ भात खाने बोला जाता है। अरे माड़ भात हमको से क्या फर्क पड़ रहा, माड़ भी लोग पीते हैं, उसमें कुछ नींबू वगैरह डाल करके। जब पेट खराब होता है बोलते हैं खा ले, पेट बन जाएगा, पेट बांधने के लिए। पेट बढ़ाता तो भी नहीं है, वो काम कर रहा है मजा करता है। उसके अलावा तो दाल के बारे में क्या बोला है, 85 ग्राम से 75 ग्राम खाना है। तेल और घी ये 50 ग्राम से बेसी नहीं, ये हम लोग बहुत खाते हैं, तेल और घी बेतहाशा खा रहे हैं, बेतहाशा खा रहे हैं। मोमो, पूरी, पराठा, मतलब तेल और घी तो बहुत खा रहे हैं। दूध बहुत पीना आपको, कम से कम 500 ml, यानी कि आधा लीटर एक दिन में आपको पीना है दूध। वो 0 और पानी कम से कम 2.5 लीटर पानी एक दिन में आपको पीना। कितना पीना? 2.5। देखो उसमें एक बात बोला कि खाना खाने से पहले 45 मिनट पहले और बाद खाना आपको नहीं खाना, पानी आपको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो आपके खाना या मौज बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया मुंह में मर गया, कुछ बैक्टीरिया को वो मारने का काम करता है। कभी कभी ना पेट में दस्त हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां पेट की बीमारी होती है कि लूज मोशन तो गड़बड़ हो जाता है, तो वो इन्हीं बैक्टीरिया फंगस की वजह से होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है क्या, उसको मारने का काम करती है। अगर आप खाना खाते वक्त पानी ज्यादा पी लिए तो एसिड के बारे में क्या बोला, एसिड डाइल्यूट हो गया। डाइल्यूट का मतलब क्या हो रहा है, एसिड का असर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो बैक्टीरिया को ठीक से मार नहीं पाएगा, फिर बैक्टीरिया कहाँ चलेगा, आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा, फिर आपको शुरू होगा वो सब जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। बीएमआर क्या चीज है सुनिए, हम लोग जो खाना खाते हैं, सिर्फ हम लोग जो खाना खाते हैं एनर्जी के लिए तो खाते हैं, लेकिन इसे हम लोग एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए नहीं खाते हैं। हमारे बॉडी का भी कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, हार्ट काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, सबको एनर्जी का दरकार है। तो बहुत सारा खाना कैसा क्या होता है, बेकार, उल्टी नहीं करेंगे सर नहीं बोला। अच्छा, नहीं तो मन में सोची सर कुछ करने का। नहीं। तो जो हम खाना खाते हैं ना, उसका मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर इस्तेमाल होता है, हमारे बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए, और बाकी एनर्जी हम लोग कहाँ, अपने काम काज में। देखो हमारा काम कैसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा बॉडी का काम काज चले अंदर का, हमारे बाहर का काम काज से इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा दिल ठीक काम करे, मेरा पैनक्रियास ठीक से काम करे, मेरा लीवर ठीक से काम करे,
अंडरस्टैंडिंग से काम करो। ये अगर गड़बड़ होगा तो फिर काम में कहाँ जा पाइएगा। बात समझ में आ रही? तो आपका सिस्टम चलना ठीक जरूरी है। तो सिस्टम को भी एनर्जी का दरकार, पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग। तो बहुत एनर्जी वहां खर्चा हो जाता है। तो जो हमारे बॉडी के बेसिक नीड के लिए, हमको जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी का दरकार पड़ता है, हमको जिंदा रखने के लिए, मतलब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जिंदा रखने के लिए, चलाते रहने के लिए जो दरकार पड़ता है एनर्जी को, उसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसने क्या एग्जांपल दिया, बोला है कि अगर आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप आराम गए, खाना खाने के बाद आप आराम से लेट गए और आराम, खूब एकदम आराम, ये कुछ काम नहीं कर रहे, आपका समय छुट्टी हो, उस दिन आप बाहर भी नहीं जा रहे हैं, खेलने कूदने भी नहीं जा रहे हैं, आराम से बिस्तर पर लेटे हुए हैं, ठीक है। तो उसके 12 घंटे के बाद आपको जितने एनर्जी खर्चा होगा 12 घंटे के बाद, आपकी बॉडी जो एनर्जी खर्च करेगा, उसी को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या लिखा सुनिए, जब आदमी कोई भी काम ना कर रहा हो और मुकम्मल आराम की हालत में हो, उसे खाना खाए हुए कम से कम 12 घंटे गुजर चुके हो, तो उस वक्त उसके जिस्म की जितनी तवानाई की जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर तनफ्फुस, रेस्पिरेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, दिमाग का काम, जिगर लीवर का काम, दिल का काम, और जो दूसरे भी ऑर्गन्स हैं, उनके काम में जो दरकार पड़ता है एनर्जी को, उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। बोले बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये जरूरी है। और सब खत्म हो गया मोटा मोटी, कुछ और नहीं है। बाकी एक, अगर आपको अपने बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला आपको दिया, इस फॉर्मूला में बैठाइएगा तो आपके बॉडी में कितना एनर्जी खर्चा हो रहा है आपको चलाने में, आपको मालूम होगा। बहुत मैजिक फॉर्मूला है, मेल के लिए भी दिया हुआ, फीमेल के लिए भी दिया हुआ है। इसमें आपका हाइट, आपका वेट, आपका वेट, आपकी एज लगेगा, बैठाइएगा, पुट कीजिएगा, तो आपका बॉडी अंदर से कितना एनर्जी खर्च कर रहा है आपको वो मालूम होगा। है अब आपको एक आदमी का हाइट नापना होगा, उसका वेट नापना होगा। हाइट हमको नहीं याद है, वेट हमको, एज हासिल तो मालूम हमको है, हम नहीं बताएंगे। हम बहुत देर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलो मेरा वेट है 70 kg, मेरा एज कितना हो गया है 36 ईयर्स। 5-6 महीने आगे हो सकता है, वो तो बोलो, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, 37 चल रहा है। हाँ रिकॉर्ड हाजी बढ़ा दिया और अरे पढ़ा दे, हमको पिछड़ा होने वाला है 2 साल के बाद। हो गया नहीं, 2006 शुरू किया हो गया, आप पढ़ा रहे बताया मेरे चाचू पढ़े हमको नहीं पता, क्या हुआ? मेरे चाचू पढ़े हमको नहीं पता कितने दिन वापस पढ़ा। अरे चल ठीक है, तो मान ले जा। तो अच्छा भाई यार, हम बहुत जवान से पढ़ा रहे भाई। अरे भाई मैं काम सुनना भाई, एज बोले, हाइट मेरा मान लो कितना होगा, बहुत पहले नापा था जब एग्जाम दे रहे थे, नहीं 5.5 फिर मान लो, ठीक है 5.5 फीट। नहीं, इसमें आपको जो हाइट रखना है वो सेंटीमीटर में रखना है, तो मेरा हाइट करीब 155 सेंटीमीटर के आसपास है, 155 सेंटीमीटर रखना है, वजन केजी में और उम्र को साल में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मेल का लिखा हुआ है, तुम लोग मेरा देखे नाप के आना कितना मेरा BMI, ठीक है। चल हो गया, चैप्टर खत्म। और रजिस्टर दे वहां से।